वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 30 मार्च 2021। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। पहला आर्टिकल हमारा भारतीय राइनोसरस से संबंधित है। भारतीय गैंडा क्यों न्यूज़ में है? असम में अभी चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ पे ही वहाँ की बयानबाजी का एक हिस्सा बना हुआ है और इसके संरक्षण को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। तो 2018 में राइनो की जनगणना हुई थी, तो उसमें काजीरंगा में 2413 गैंडे पाए गए, जो भारतीय उपमहाद्वीप के गैंडे की एक प्रजाति है। भारतीय राइनोसरस क्या है? ये भारतीय उपमहाद्वीप के गैंडे की एक प्रजाति है और ये IUCN की रेड लिस्ट में क्या है? वल्नरेबल है, कमजोर की स्थिति कह सकते हैं इसको कि वल्नरेबल है वहां पे। इसके अलावा असम के पौबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य में दुनिया में भारतीय गैंडों का ये सबसे अधिक घनत्व वाला अभयारण्य है। कौन सा? असम का पौबीतोरा अभयारण्य। नेक्स्ट न्यूज हमारी हाइपनिया बुलेटा और हाइपनिया इंडिका से संबंधित है। क्या हुआ अभी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये बठिंडा में है, यहाँ के समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने 2 शैवालों की प्रजातियां खोजी हैं। उन्हीं के ये नाम है। एक नाम क्या है? हाइपनिया बुलेटा और दूसरा है हाइपनिया इंडिका। हाइपनिया इंडिका नाम इंडिया के नाम यानी भारत पर रखा गया और दूसरा हाइपनिया बुलेटा ये इसके शरीर पर छालों के निशान के कारण रखा गया है। ये दोनों तट के अंतर्ज्वारी क्षेत्रों में विकसित होते हैं। अंतर्ज्वारी क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ पे पानी कम और ज़्यादा होता रहता है। तट कभी ओपन होता है और कभी वो पानी से डूबा हुआ होता है। पानी का उतार चढ़ाव यहाँ पे होता रहता है। इसके अलावा हाइपनिया इंडिका जो है वो लाल शाखाधारी शैवाल है। कहाँ अभी ये जो है खोजा गया है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी और गुजरात में। इसके अलावा हाइपनिया बुलेटा ये कन्याकुमारी और दमनदीप में खोजा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी राग मैत्री से संबंधित है। अभी बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रसिद्ध गायक पंडित अजॉय चक्रवर्ती ने इन जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं इनके सम्मान में एक नए राग की रचना की है और उसका नाम क्या है? राग मैत्री। 3 रचनाएं प्रस्तुत की जाएंगी जो संस्कृत, हिंदी और बांग्ला में प्रस्तुत की जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी भारत और बांग्लादेश संबंध से संबंधित है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश की यात्रा की है, तो ये इस यात्रा के दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। जो समझौता ज्ञापन हुआ देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में रहा। तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इससे बिजली निकासी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आधारभूत ढांचा, उसके लिए आधारशिला रखी गई। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान की। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक भी दी गई। इसके अलावा मिताली एक्सप्रेस ट्रेन ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाने की घोषणा की गई है। वहीं असैनिक परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भी सहमति बनी हुई है। असैनिक परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र
बांग्लादेश के साथ में। इसके अलावा मोदी जी ने वहाँ पे 2 मंदिरों की भी यात्रा की, वहाँ दर्शन करने गए और उनके नाम है जेशोरेश्वरी देवी मंदिर और दूसरा है ओरकंडी मंदिर। ये दोनों बांग्लादेश में है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से संबंधित है। अभी राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को इससे पुरस्कृत किया गया हुआ है और एशिया से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इन दोनों संगठनों के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? जो रेंजर हैं उनके असाधारण कार्य को उजागर करना, इसके अलावा उन्हें सम्मानित करना। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया से संबंधित है। अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई है मंत्री स्त्री, तो इसलिए न्यूज़ में है। क्या है ये? अफगानिस्तान और तुर्की की एक पहल है, 2011 में शुरू हुई थी। तब से इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अफगानिस्तान। नेतृत्व और समन्वय अफगानिस्तान करता है। हार्ट ऑफ एशिया में 14 देश और इससे परे 16 सहायक देश तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें भाग लेते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। अभी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में इसमें भाग लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं कहाँ पे गए हुए थे? भारत दुशानबे चोटुट राजमार्ग परियोजना है, यहाँ भी वो गए हुए थे, जो कि 8 लेन राजमार्ग बनाया जा रहा है। भारत ने हार्ट ऑफ एशिया के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के काफ़ी प्रयास किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी साबरमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना से संबंधित है। ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक फ्रंट विकसित किया जा रहा है। कब प्रस्तावित किया गया था? 1960 में। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 2005 में निर्माण कार्य शुरू हो पाया। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का सुधार करना, सामाजिक अवसंरचना और सतत विकास, ये इसका उद्देश्य है। इसके तहत क्या किया जाएगा? जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, पार्क और घना वृक्षारोपण करना, इसके अलावा गाद निकालना। इसे क्या किया जाएगा? इसके दोनों तटों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके अलावा साबरमती नदी की बात करें तो ये राजस्थान से कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज से निकलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में ये आती है। इसके अलावा ये दक्षिण पश्चिम में बहती हुई गुजरात से होती हुई अरब सागर में कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी किससे संबंधित है? विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या से संबंधित है। ULPIN स्कीम। क्या है ये? यूनिक, यू से यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इससे संबंधित है। क्या है ये? केंद्र की योजना है कि देश के प्रत्येक भूखंड को एक 14 अंकों की पहचान संख्या जारी की जाए। कह सकते हैं एक प्रकार से जैसे कि आधार। तो बाद में क्या किया जाएगा इसमें? इसे बैंक रिकॉर्ड और आधार से भी स्वैच्छिक आधार पर एकीकृत किया जा सकता है। अभी 10 राज्यों में इसको लागू किया गया है और मार्च 2022 तक इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा, ऐसी योजना है।
यह डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का अगला चरण है, जो कब शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी पोलिंग एजेंट से संबंधित है। क्या हुआ है अभी हाल ही में, क्यों न्यूज़ में है? चुनाव आयोग ने एक नए नियम के अनुसार जो राजनीतिक दल होते हैं उनको अब एक पोलिंग एजेंट होता है विधानसभा क्षेत्र में किसी में, जहां का वो वोटर है, उसे किसी भी बूथ के लिए एजेंट नामित किया जा सकता है। ये नया नियम है। पहले क्या होता था, जो पोलिंग एजेंट होता था वो उसी बूथ का होना चाहिए या बूथ के आसपास का मतदाता होना चाहिए था। अब इस नियम की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि अभी बंगाल में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है इस नियम का, और चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पोलिंग एजेंट क्या होता है? क्योंकि राजनीतिक जो किसी पार्टी का जो प्रतिनिधि होता है वो सभी जो है बूथ पर नहीं जा सकता, इसलिए वो क्या करता है, अपने एजेंट को नियुक्त करता है। तो ये राजनीतिक पार्टी का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, जिसको ईवीएम और वीवीपीएटी के उपयोग से परिचित होना चाहिए। ये ज़रूरी होते ताकि चुनाव में वो देख सके कि जो भी वोटिंग हो रही है और वो सही तरीके से हो रही है, पार्टी के जो उसका प्रतिनिधि है उसके अगेंस्ट चीज़ें नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। किस लिए न्यूज़ में है ये देखते हैं। अभी वसीम रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें उसने कुरान के 26 छंदों को असंवैधानिक और गैर कार्यात्मक घोषित करने को कहा है, और उसका आधार उसने बताया है कि ये चरमपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनको असंवैधानिक घोषित किया जाए, ऐसी याचिका उसने डाली है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। भारतीय कानून के तहत केवल एक कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और अनुच्छेद 13 के तहत जो इसकी व्याख्या की गई है उसमें बताया गया है कि कोई अध्यादेश है, कोई आदेश है, नियम विनियम है, कोई कानून है अथवा कोई प्रथा है या विधि का बल रखने वाली कोई परंपरा, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है कानून की परिभाषा में। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें कहीं पर भी वेद हो गया, गीता है, बाइबल है, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धार्मिक ग्रंथों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए कुरान क्या है, कानून नहीं है। तो इस तरीके से जो भी हमारी ये पुस्तकें हैं ये कानून नहीं है बल्कि कानून का स्रोत हो सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। तो अभी सीजीआई जो हमारे बोबडे हैं, शरद बोबडे जी, उन्होंने गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफ़ी सराहना की है। हालांकि इसके पहले भी इसकी सराहना की जा चुकी है। तो क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखते हैं इसके बारे में। ये देश के लिए एक समान कानून प्रदान करेगा और सभी समुदायों पर लागू होगा। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 44 है उसमें इसको सुरक्षित करने के लिए प्रयास भी किया गया है। हालांकि इसमें जो बाध्यता वाली बात नहीं है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व जो है वो बाध्यकारी राज्य पर नहीं है। और अगर एग्जाम्पल देखें कौन से होंगे समान सिविल संहिता के, क्या आ सकता है इसमें, तो जैसे कि विवाह का मामला हो गया, तलाक हो गया, गोद है, विरासत लेना, इन सबसे संबंधित कानून क्या हो सकते हैं, समान सिविल संहिता के तहत आ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मामलों में समान सिविल संहिता लागू नहीं है, बल्कि अधिकांश नागरिक मामलों में ये भी लागू है। एग्जाम्पल के तौर पे अनुबंध अधिनियम, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, तो इस तरीके से कई जगहों पे अभी भी समान सिविल संहिता लागू है कई सारे मामलों में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एग्ज़ाम वॉरियर से संबंधित है। तो ये मोदी जी की पुस्तक है, उन्होंने अभी इसमें क्या किया है, एक नए संस्करण को
उसका खुलासा किया है, कुछ और नया ऐड किया है इसमें। और ये किससे संबंधित है? जो परीक्षा से पहले परीक्षा को तनावपूर्ण चीज़ें बना देती हैं, उनको कम करने के लिए, यानी परीक्षार्थी को परीक्षा से पहले तनाव मुक्त करने के लिए ये पुस्तक उन्होंने लिखी हुई है। तो आज के लिए बस इतनी न्यूज़ है। थैंक यू।